education, capacity building, vocational education, open and distance education, etc. He is also a member of the committee constituted by Honorable Supreme Court of India to ensure fair conduct of examinations. He has authored 7 research papers in various countries including Italy, Germany, Hong Kong, the US, and published several articles in various magazines. He has been bestowed with numerous awards including the Digital India Award of Government of India and the Leader of the Year Award by several organizations. We welcome you Dr. Sanyam Bhardwaj ji. Thank you Divya ji, thank you very much. And सर हम शुरू करना चाहेंगे इस नोट पे कि लोग एग्ज़ाम देने आते हैं स्टूडेंट्स, बट आप एग्ज़ाम के लिए आप उनको रेडी रखते हैं, मतलब यू आर रेडी टू टेक देयर एग्जाम्स, सो हाउ डू यू प्रिपेयर? नो, इनफैक्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का जो मेथड है वो भी उतना ही लंबा है जितना एग्ज़ाम देने का मेथड है। बल्कि मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम बच्चा अपना 5 सब्जेक्ट में देने के लिए आता है, हमको 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स कराने होते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करने में लगभग 1.5 वर्ष का समय हमको लगता है। हम बच्चों के रजिस्ट्रेशन से लेकर और एग्ज़ाम में बैठने तक और उसके बाद उनका रिजल्ट निकालने तक मैं कहूँगा कि 2 वर्ष का समय है, क्योंकि 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, तब से हमारी तैयारी उसकी क्लास 10th की हो जाती है और फिर क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन होता है तो बच्चे की क्लास 12th की तैयारी करते हैं। तो 2 साल बच्चे को लगते हैं 9th और 10th, और इसी तरीके से 2 साल लगभग हमको लगते हैं क्लास 11th और 12th के लिए। हम थोड़ा बहुत अब टेक्नोलॉजी की वजह से और दूसरे एडवांस प्रिपरेशन की वजह से इस समय को थोड़ा रिड्यूस कर पाए हैं, लेकिन मेगा प्रिपरेशंस जो हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम्स की या किसी भी बड़े एग्ज़ाम्स की होती हैं, और उसके लिए तत्पर हमारा प्रयास होता है कि हम परीक्षाओं की तैयारी इस तरीके से करें कि बच्चे को, परिवार को उसके कहीं कोई स्ट्रेस ना हो, स्कूल को कोई स्ट्रेस ना हो, टीचर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं उतनी अधिक सुविधाएं हम उनको देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा स्टूडेंट्स के जितनी तैयारी आप लोग की होती है परीक्षा को पर्व जैसा बनाने में, इनकी भी तैयारी उतनी होती है या शायद आपसे ज़्यादा होती है जी। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्ट्रेसेस कि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं उसमें जो स्टूडेंट का स्ट्रेस होता है वो फैमिली प्रेशर और पीयर प्रेशर वगैरह के कारण बहुत ज़्यादा उनके लिए बढ़ जाता है। तो इस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप लोगों की तरफ से क्या इनिशिएटिव होता है? देखिए, हम लोग बहुत बड़े लेवल पर जाकर ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को परीक्षा जब देने जा रहा हो या उसकी तैयारी कर रहा हो तो उसको कोई स्ट्रेस ना हो, परिवार को कोई स्ट्रेस ना हो। हमारी तरफ से सारे प्रयास होते हैं और उन प्रयासों का जो हमारा मेथड है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चे को समय पर हम जो है सिलेबस प्रोवाइड करा दें। हम सिलेबस जब प्रोवाइड कराते हैं तो उसके साथ उसको ब्लूप्रिंट भी प्रोवाइड कराते हैं उस बात का कि बच्चे को कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी क्या होगी। इसके बाद हम बच्चे को जो है जो हमारा एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है वो हम अपना इशू करते हैं, रिलीज़ करते हैं और अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। वो इसलिए कराते हैं कि बच्चे को ये पता चले कि जब वो परीक्षा कक्ष में जाएगा तो परीक्षा कक्ष में जाने के बाद जो प्रश्न पत्र उसके सामने आएगा उसका प्रारूप क्या होगा, प्रश्न कहाँ से शुरुआत होंगे, इंस्ट्रक्शंस किस तरीके की होंगी, किस तरीके का प्रश्न पत्र का पूरा खाका होगा, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। अगर ये चीज़ें बच्चे को सब पता चल जाती हैं तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर मैं विद्यार्थी हूँ और मैं परीक्षा देने जा रहा हूँ तो मेरी 50% से ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके पश्चात भी हमारा जो प्रयास होता है वो ये होता है कि जब हम डेट शीट बनाते हैं, वो तिथियों की योजना बनाते हैं जिससे कि बच्चों को परीक्षाएं देनी है, तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चे को एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जो है पूरा सफिशिएंट टाइम मिल जाए। वो इतना टाइम मिल जाए जिसमें कि उसको अपना पहला एग्ज़ाम देकर वो आराम से आए, दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे, उसको रिवाइज करे और फिर परीक्षा देने के लिए चला जाए। तो जब ऐसा कहीं होता है तो बच्चे की जो स्ट्रेस लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाता है। फिर अगर कहीं भी कोई इश्यू होता है तो उस सब की सूचनाएं हम बच्चे को पहले देने का प्रयास करते हैं। अपने स्कूल्स के माध्यम से सीधा पहुंचकर हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये प्रयास करते हैं कि कोई भी सूचना हो, कोई भी उनकी दिक्कत हो, उसको इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया जाए, जिससे कि वो वहाँ से अपना ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई के लिए लगाना शुरू करें। फिर इसी तरीके से इवैल्यूएशन के समय पर भी हम ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कोई स्ट्रेस ना हो। अगर कहीं किसी वजह से
किसी जगह पर कहीं कोई त्रुटि थी, उस त्रुटि का निवारण जो है वो हम अपने इवैल्यूएशन के समय पर करते हैं और इसके बाद हम अपना रिजल्ट भी समय पर निकालने का प्रयास करते हैं। तो सीबीएसई का एक पूरा इतिहास रहा है जहां की हम लोग जो है वार्ड लेवल पर जाकर काम करते हैं इस बात के लिए कि हमारे विद्यार्थियों को, हमारे स्कूल्स को, हमारे टीचर्स को जो हैं, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स जो हैं आज की तारीख में लेडीज़ हैं, और किसी भी तरीके से किसी को भी कोई स्ट्रेस ना हो और समय पर सही रूप से और बिल्कुल नीतिगत तरीके से काम हमारी परीक्षाओं का हो सके और हम अपने रिजल्ट्स को निकाल सकें। ये भरपूर प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन हमारे द्वारा स्कूलों की मदद से, बच्चों की मदद से, पेरेंट्स की मदद से किया जाता है। दैट्स वेरी नाइस टू नो सर। सर, कोविड जो है वो मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक अलग ही एरा हो गया है। बाकियों ने भी सफ़र किया, बट स्टूडेंट्स की सफरिंग कोविड में अलग लेवल पे रही है। एग्जाम रिलेटेड, स्कूल जाना नहीं जाना उससे रिलेटेड, एक एनवायरनमेंट जो स्कूल का था या एग्जामिनेशन का था पूरी तरह से बदल गया है। तो कोविड रेडी होने के लिए अभी जैसे कि लोग कह रहे हैं कि 4th वेव भी आ रहा है, XE वेरिएंट आए हैं, तो कोविड रेडी होने के लिए क्या प्रेप रखते हो आप लोग अभी? देखिए दिव्या जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड जीवन का अंग है, हमको अब इसके साथ जीना है, ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि इस बात को बहुत ना बढ़ाया जाए कि कोविड की प्रॉब्लम है। कोविड बढ़ कब रहा है? जबकि हम कोविड से रिलेटेड जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हम नहीं करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चा जब घर से चले परीक्षा देने के लिए और जब तक लौटे वो सारे समय पर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन हो। इसलिए जैसे ही कोविड की शुरुआत हुई, हमने एक स्पेशल फंड जो है अलॉट्स किए सारे सेंटर्स को कि वो अपने बच्चों को वो कोविड से रिलेटेड सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं जिससे कि जो कोविड को अवॉइड किया जा सके स्प्रेड को। हम लोगों ने उनको कुछ फिक्स चार्जेस दिए, कुछ पर डे पर स्टूडेंट पर हम लोगों ने उनको चार्जेस पे किए हैं और उसका केवल मात्र जो संज्ञान है वो इस बात पर लिया गया कि हम बच्चों की सेहत को ध्यान में रखें और उनको कोविड से बचा पाएँ। हमने अपने कक्षों का जो हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स थे, उनके जो रूम्स थे जिसमें बैठकर परीक्षाएं बच्चे देते थे, 24 बच्चे लगभग 50 स्क्वायर मीटर में बैठकर हमारे बच्चे परीक्षा देते थे, हमने उसको 12 कर दिया। तो जब 12 बच्चे बैठते हैं तो जो प्रधानमंत्री जी का कहना 2 गज की दूरी वाला है वो वहाँ पर समाहित होता है। वो हम 2 गज की दूरी रखकर बच्चों की परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। उसके अलावा हम जो है हैंड सैनिटाइजर्स देते हैं, अपने टॉयलेट्स को क्लीन रखने की बात करते हैं, बीच बीच में टेम्परेचर चेक करने की उनकी बात करते हैं। हम मास्क भी बच्चों को लगा कर आने के लिए कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि 50 ml की एक बॉटल जो है हैंड सैनिटाइज़र की अपने साथ लेकर आएँ, हम उसको परमिट करते हैं। उसके अलावा भी हम स्कूल्स को भी बोलते हैं जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं कि वो कुछ सामान को अपने पास खरीद कर रखे। अगर कहीं कोई बच्चा मास्क लेकर नहीं आता है, किसी का मास्क खो जाता है तो वो मास्क लगे वहाँ पर। और जब बच्चों के परीक्षा कक्षों को तैयार किया जाए तो हम उनसे कहते हैं कि पूरे रूम्स को वो सैनिटाइज करें। तो दिन की शुरुआत जो है स्कूल में ये कहूँगा कि हमारे परीक्षा कक्षों को सैनिटाइज करने से होती है। तो जहाँ इतनी सारी तैयारी हमारी हो, मैं आपको सच रूप से बताना चाहूँगा कि मैं अपने घर में इतनी तैयारी नहीं करता जितने हमारे स्कूल्स, हमारे परीक्षा केंद्र बच्चों की परीक्षा कराने के लिए अपने परीक्षा केंद्र को कोविड के अनुरूप जो है ढालने के लिए सारे के सारे कार्यक्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक बहुत बड़े स्तर पर जाकर जो है हमारे विद्यालयों में, हमारे परीक्षा केंद्रों पर काम होता है। एक कमेटी बनी होती है जो एक एक चीज़ को देखती है, किस चीज़ की कहाँ पर ज़रूरत है, हैंड्स वो जो ग्रिल्स हैं उनको सैनिटाइज़ किया गया नहीं किया गया है, डोर्स को सैनिटाइज़ किया गया नहीं किया गया है, बच्चे किस तरीके से बैठेंगे। 24 घंटे में एक सीट बच्चा केवल एक बार यूज़ करता है। दूसरी बार हम बच्चे की सीट को चेंज कर देते हैं। अगले दिन जब परीक्षा होगी तो उस सीट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी सीट को इस्तेमाल करेंगे, चेयर को इस्तेमाल करेंगे, उस स्थान को इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत बड़े लेवल पर जाकर हमारी प्लानिंग होती है जो कि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ और जो हमारे केंद्र सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट हैं जो कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हैं, उन सब के साथ जाकर उनके निर्देशों का पालन करते हुए या राज्यों के निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने परीक्षा केंद्र की तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि बच्चों को कोविड से डरना नहीं है,
कोविड की ना हो उसके लिए जो निर्देशन हमारी तरफ से हैं, जो भारत सरकार की तरफ से हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हैं, उनका पालन हो और पेरेंट्स और बच्चे बोर्ड को और स्कूल को सही रूप से परीक्षा कराने के लिए जो है मदद करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक हम कोविड के ड्यूरेशन में 3-4 परीक्षाएं करा चुके हैं। सारी परीक्षाएं बहुत अनुकूल रूप से हुई हैं, बिना किसी परेशानी के हुई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की मदद से, हमारे स्कूल्स की मदद से, जो वो तैयारी के सारे टीचर्स की मदद से और हम लोग अपनी इन परीक्षाओं को भी बहुत ही अच्छे ढंग से करा पाएंगे। सभी मैं सुख तो नहीं कहूँगा, सुविधाओं के साथ आप लोग जरूर परीक्षा केंद्रों पर होंगे और अपनी परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे। आपने कहा मैं सुख तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं तो आई एम श्योर बच्चों को सुख मिल ही जाएगा एग्जाम को पर्व की तरह मनाने का। सर, आपने कहा कि आप लोग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उससे मुझे आपसे ये पूछना था कि एक्सपेक्टेशंस कोविड रेडी होने के अलावा और भी बहुत कुछ होती होंगी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से एज अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेज, और जैसा कि आपने बताया आपकी तैयारी सचमुच वॉर फुटिंग पे होती है जी। तो आपकी ये सेम रेसिप्रोकेट आपको पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से अगर चाहिए तो क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या वो मिलता है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं कहूँगा कि हम पिछले कुछ वर्षों से बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, स्कूल्स को, टीचर्स को, सबको पत्र लिखते हैं। हम उनको बताते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। मुझे यहाँ बताते हुए बहुत खुशी है कि मैंने देखा है कि हमने जो कहा बच्चों से उससे ज़्यादा पालन उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल्स का या दूसरे नियमों का किया। ये समस्या केवल तब होती है जबकि कोई इस इंफॉर्मेशन को ना देखे, ना पढ़े और उसको छोड़ दे। अगर वो पढ़ते हैं तो ज़रूर उनका पालन करते हैं। घर से चलने से लेकर स्कूल आने तक, परीक्षा में बैठने पर, उसके बाद बाहर जाने पर और उसके बाद घर लौटने पर सभी नियमों का पालन हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि बच्चे हमारे हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे हैं तो उसमें पेरेंट्स, ओरिजिनल पेरेंट्स शामिल हैं, टीचर्स, स्कूल्स और बोर्ड के अधिकारी या दूसरे जो सामान्य नागरिक हैं, वो भी सब इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि जब बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं और ये सब सुचारू रूप से काम चल रहा है और देश का प्रधानमंत्री खुद आने के बाद ये बोलता है कि पर्व के तरीके से मनाना है, तो वो जब हम पर्व मनाएं तो हमको ये ध्यान रखना है कि अनुशासन के साथ हम मनाएं, हम उन निर्देशों का पालन करें जो बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं, जो स्कूल्स के द्वारा दिए गए हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा दिए गए हैं। विश्वास मानिए कि बहुत ही आराम से सारे काम होंगे। आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि बोर्ड की परीक्षाएं आपकी संपन्न हो चुकी। आप लोग उस संपन्न होने के बाद, परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद केवल बोर्ड के रिजल्ट आने की का ही इंतजार करेंगे और बाकी सब चीज़ें भूल जाएंगे। सो बाकी शरारत एक साइड रखकर जब कोविड की बात आए तो उसका पालन अच्छे से होगा तो सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। सर, कुछ लाइव क्वेश्चंस आए हैं, उनमें से एक अभी आपके पास रख रहे हैं। डज स्टडिंग लेट नाइट्स ऑलवेज इंश्योर गुड मार्क्स? केशव शर्मा फ्रॉम 8th क्लास ऑफ हिमाचल वांट्स टू नो दिस। केशव जी, मेरा कहना आपको यह है that late night study is not the solution for getting the more marks, but readiness for the examination on time is the remedy for getting the better marks. लास्ट मोमेंट पर जाकर आप अगर पढ़ाई करते हैं, प्रयास करते हैं, रात को जागते हैं, तो मेरा अपना मानना यह है कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप बच्चे हैं, आप में एनर्जी भरी हुई है, कूट कूट कर भरी है, आपके पास केवल एक ही काम है, वो पढ़ाई का काम है। दूसरा काम आपके पास है, वो खेल का काम है। इन दो बातों के बीच में आप सामंजस्य जो है वो स्थापित करें और कोशिश करें कि पढ़ाई को समय पर परीक्षाओं से पहले पूर्ण कर लें और पूरा करने के बाद केवल परीक्षाओं के ड्यूरेशन में अगर आप उसको रिपीट करेंगे तो मेरा मानना है आपको उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम मार्क्स भी मिल सकते हैं। तो देर रात जगना इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। What if I do not get marks accordingly to my parents' expectations? Hitesh from Delhi wants to know this. हितेश, आप दिल्ली में बैठकर माता पिता की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना चाहते हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं पहले तो माता पिता से कहना चाहूँगा हितेश के कि वो बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डालें
कि आपको बहुत मार्क्स लाने हैं। मेरे भी बहुत मार्क्स नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने कई बार कहा है, मैं देख रहा था कि एक हमारे सिविल सर्वेंट हैं, उन्होंने भी बोला छत्तीसगढ़ से शायद कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप लगातार और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करें और मार्क्स की चिंता बिल्कुल ना करें। ये मार्क्स जो हैं केवल माता पिता रिश्तेदारों के बीच में बंटकर रह जाते हैं, बच्चे के साथ कहीं नहीं जाते हैं। क्लास 10th क्लास 12th की मार्कशीट केवल आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए या किसी कोर्स में एडमिशन के लिए काम में आएगी। उसके बाद कभी कोई आपसे ये पूछने नहीं आएगा कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे। तो आप अपना भरकस प्रयास कीजिए। आप प्रयास कीजिए इस बात का कि आप जब परीक्षा में जाएं तो परीक्षा के सभी प्रश्नों को आप उत्तर दे सकें और सही रूप से दे सकें। तो आप अपना काम करिए, बाकी जो सिस्टम है वो अपना काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप ये करेंगे तो माँ बाप की एक्सपेक्टेशन जो है, माता पिता की एक्सपेक्टेशन जो है, जो टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है, वो स्वतः पूरी हो जाएंगी। सो लोगों का ये भी चिंता है कि व्हाट इफ दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर सिलेबस इन टाइम। ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अब तो कोई सिलेबस में सिलेबस ही नहीं है। वो इसलिए कि अगर आप आज से 10 साल पीछे जाएं तो 9th और 10th का कोर्स 10th में आता था, 12th में 11th और 12th का कोर्स आता था। मैंने जब कक्षा 10 और कक्षा 12 पास की तो 11th में फिजिक्स की 2 बुक होती थी, 12th में फिजिक्स की 2 बुक होती थी, पार्ट 1 पार्ट 2। इनका वजन इतना होता था कि अगर एक बुक भी मेरे पैर पर गिर जाए तो फ्रैक्चर होने का डर होता था। अब हमने 11th को अलग कर दिया, 12th को अलग कर दिया। इस वर्ष तो जो 12th का कोर्स था उसका भी 70% कर दिया। उस 70% के बाद 35% हम टर्म 1 में कंप्लीट कर चुके, अब टर्म 2 में केवल 35% है। तो पहली चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन होगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को ऐसे सेट करें कि परीक्षा से पहले 2-4-6 दिन पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। आपका समय जो कहीं और व्यस्त हो रहा है उसको देखें। आप अगर, मैं कहूँगा आप 5 मिनट शांति से बैठिए। मेरा हमेशा कहना होता है कि मुझे कहीं समस्या होती है तो मैं शांति से जाके किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठता हूँ और उसको सोचना शुरू करता हूँ कि समस्या कहाँ पर है, उसकी जड़ कहाँ पर है, और उसका समाधान निकालता हूँ। तो आप भी निकालिए, बैठकर एक कमरे में 2 मिनट के लिए बैठिए और सोचिएगा कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या किया और उसमें से ऐसा कौन सा काम था जो अनिवार्य नहीं था, जिसने कि आपके पढ़ाई का समय लिया, कोर्स का समय लिया। उस काम को फिलहाल जब तक आपकी परीक्षाएं संपन्न होती हैं तब तक के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपके पास समय है, आप पढ़ाई को भी छोड़ दीजिएगा उस समय के बाद, और जो काम आपको करना है वो करिए। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित करें, आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करें, आप अपने मानसिक स्थिति को जो है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करने का प्रयास करें, उसके लिए समय व्यतीत करें। मेरा मानना है आप समय पर आज भी अगर तय करेंगे तो अपने सिलेबस को पूर्ण कर पाएंगे। मुझे जानना है ये कितना सच है। एक क्वेश्चन आया है कि काफी दफा सिलेबस से बाहर से क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे में बच्चे क्या करें? मोनिका फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड जम्मू। मोनिका जी, देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा जो है चेक पॉइंट होता है। जब हमारे प्रश्न पत्र बन रहे होते हैं, जब हम उन पर वर्क कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको देखते हैं कि प्रश्न पत्र जो है सही बने, ठीक से बने, जो सिलेबस है उसके हिसाब से बने, कोई क्वेश्चन बाहर से ना हो। लेकिन वर्तमान में जो हमारे जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं सीबीएसई में, वो क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं कि उसका जो कंटेंट है, जो उसका जो प्रिंसिपल है वो तो बुक में है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सामान्य जीवन से पूछा जा रहा है, वो आपकी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम आउट ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे, कोर्स के बाहर का नहीं बोलेंगे, ये कोर्स का बोलेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रश्न हमारा कोर्स के बाहर से आ जाता है तो हमारे पास एक पूरा सिस्टम है जहां पर कि आप लोग अपनी बात अपने प्रधानाचार्य को बताएंगे,
आपके प्रधानाचार्य वो हमारे सीबीएसई को बताते हैं, और जब वो सीबीएसई को बताते हैं तो हमारे एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बैठकर एग्जाम वाले दिन भी, और आपके जो हमारे पास जो विचार आते हैं या जो आपके निवेदन आते हैं उन पर विचार किया जाता है कि आपने जो कहा है वो सही है, गलत है, और उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और वो कार्रवाई हमारी तरफ से पूर्ण होती है। ये विश्वास रखिए आप लोग कि अगर बोर्ड की कहीं कोई गलती है तो उसका खामियाजा किसी भी रूप में एक भी बच्चे को नहीं भुगतना होगा। वो खामियाजा बोर्ड के हित पर होगा, बोर्ड के एंड पर होगा, और बच्चों के हित में निर्णय लिया जाएगा। तो अगर कोई क्वेश्चन बाहर से आता है, लगता है आपको सिलेबस से बाहर से है, पहले तो होगा नहीं, अगर आपको लगता है तो आप इस चीज के लिए भी बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि वो उस पर सीबीएसई जरूर निर्णय लेगा और वो आपके हित में लेगा। सर, आपने कुछ देर पहले कहा था कि स्टूडेंट्स को ये सोचना चाहिए कि उनका ध्यान कहाँ बट रहा है, कहाँ ज्यादा ऐसे कार्यों में वो वक्त बिता रहे हैं जहाँ नहीं होना चाहिए और पढ़ाई पर होना चाहिए। तो क्या तरीका है? जैसे फोन पर तो हमको पता चल जाता है, फोन हमें स्क्रीन टाइम बताता है कि आपका स्क्रीन टाइम इस बार आज ना 7 घंटे से ज्यादा हो गया है, सो ओवर यूज हो गया है। बट अदर देन फोन हम जो करते हैं, इज देयर अ वे, अ मेथड जिससे स्टूडेंट्स को पता लगे कि भाई ये तरीका है? डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं आज की लाइफ में, सोशल मीडिया है, हर तरह के डिस्ट्रैक्शन, जैसे आज पहले के जमाने में उतने नहीं होते होंगे, तो बच्चों के लिए इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो क्या स्टेप्स वो उठा सकते हैं कि डिस्ट्रैक्ट ना हो? देखिए, मेरा मानना ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे जीवन काल में जब भी हम हो, परीक्षा की बात ही नहीं कर रहा, मैं हर समय के लिए बात कर रहा हूँ, आप छोटे हों, आप बड़े हों, आप मैरिड हों, आप फैमिली में हों, आप बुजुर्ग हों, जो भी आपका काम होता है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक बच्चे के रूप में जो बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं ये कहूँगा कि जहां हमारी कंट्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार इतनी मेहनत कर रही है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, नए स्कूल खोलने की बात करें, अच्छे स्कूल खोलने की बात करें, तो वहां शिक्षा लेना बच्चे का सर्वप्रथम अधिकार है, मैं कहूँगा। इसके लिए करना हमको क्या चाहिए कि जब हम 24 घंटे में बैठे हैं तो हम देखें कि एक पेपर पर हम जरूर लिख सकते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठा था या मैं 7 बजे उठा था, उसके बाद मैंने 1 घंटा जो है वैसे ही घूमने में खर्च कर दिया, आधा घंटा मैंने अखबार पढ़ने में खर्च कर दिया, यहाँ चाय पीने में खर्च की, यहाँ बात करने में बहन के साथ खर्च किया, यहाँ किसी दोस्त के साथ खर्च किया समय, यहाँ मैंने इतनी देर तक पढ़ा, इसके बीच में मैं इतनी बार उठा, इतनी बार मैं लेट गया। अगर आप स्वतः अपने को पूरी दिनचर्या को एक बार आप अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सही रूप से आपने केवल 24 घंटे में कितने वो घंटे, कितने वो मिनट थे जिसका सदुपयोग केवल पढ़ने में किया। मैंने क्या किया 24 घंटे में, मेरे से अच्छे तरीके से कोई इस बात को नहीं जानता। तो केवल इसका एक ही तरीका है कि आप लोग आंख बंद करें, शांति से 2 मिनट के लिए बैठें, सुबह से उठकर देखें शाम तक क्या है, और उस चीज को निकाल लें कि हमको ये नहीं करना। उसके बाद एक छोटा सा टाइम टेबल आप बना लें। 8 घंटे सोने का प्रयास आज भी करें। मैं तो कहता हूँ परीक्षाओं के दिनों में भी आपको 8 ही घंटे सोने का प्रयास करना चाहिए और सोना चाहिए, लेकिन उस 8 घंटे के अलावा हमारे पास जो समय बचता है वो समय हमको अपनी तैयारी में, अपने दूसरे कामों में व्यतीत कैसे हमको करना है वो देख लेना चाहिए। लेकिन परीक्षाओं के समय में जरूर कहूँगा आपको अपने खान पान पर, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पर, अपने को मोटिवेट करने को, अपने को रिफ्रेश करने पर जरूर लगाना चाहिए। तो जब आप टाइम टेबल बना रहे हो तो आप करें, मैं कहता हूँ 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे के बाद उठकर आपको बाहर चले जाना चाहिए, हवा में जाना चाहिए, एक बार जोर से चीखना चाहिए, अपने हाथों को फैला देना चाहिए, एक लंबी सी सांस अंदर भरनी चाहिए और खुशी खुशी आपको अंदर आ जाना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे म्यूजिक सुनने की आदत है, जाइए एक पूरा सॉन्ग जो है बड़े आराम से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं आप सॉन्ग सुनने की जगह किसी पर फोन पर बात करने लगे दोस्त से, और फोन पर बात कर रहे हैं, अच्छा ये जो है मैच चल रहा था और इस मैच में उसने छक्का मारा और वो आउट हो गया, तो वो आउट बाद में होगा, यहाँ पहले आउट होने की संभावना हो सकती है। तो ये जो सिस्टम जो आपको आउट करने वाला है उसको बाहर निकाल दीजिएगा, तुरंत बाहर निकाल दीजिएगा। जैसे ही आप बाहर निकालेंगे आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जो दायित्व है पढ़ाई का उसको
पूर्ण कर पाएंगे। और आपको बहुत विश्वास होगा, जब देखिए पढ़ाई भी एक खेल है, मैं मानता हूं, जब आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा। पहले दिन अगर सचिन भी कहीं फील्ड पर गए होंगे और किसी ने बॉल फेंकी होगी तो जरूर डर लगा होगा। मैं कहूंगा उनसे कभी इस बात का जवाब वो पब्लिक में जरूर दें कि पहली बॉल शायद वो हट चुके हो स्टंप से और स्टंप पर जाकर लगी हो, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उस पास आती बॉल को समझने का और खेलने का प्रयास किया। और जब उस पर अपना महारत हासिल कर लिया कि कोई सी बॉल आए, किसी भी तरीके से आए, मैं उसको खेल ही लूंगा, तब जो डर था वो खत्म हो जाता है। तो यही चीज पढ़ाई के लिए होती है। हो सकता है कि मैथ्स का एक सवाल आप आज ना कर पाए, आप उसको कर लीजिएगा, समझ कर लीजिएगा, पूछ कर लीजिएगा, देख कर लीजिएगा, फिर दूसरा करिए, तीसरा करिए। जब आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरा अपना मानना है कि जरूर ऐसा होगा कि आप वो पढ़ाई में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे और दूसरी चीजों में कम इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो समय आप खराब करते हैं, जो समय हमसे खराब होता है, वो हम समय को कम खराब करना शुरू कर देंगे और वो समय हम अपना पढ़ाई में या कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगाना शुरू कर देंगे। सर, एग्जाम्स में तुम प्रिपेयर होते हो, फिर भी काफी नर्वसनेस होती है, तो इस नर्वसनेस को कैसे कोप करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, सब लोगों से कहता हूं दिव्या जी, कि हमारा हर पल परीक्षा हो रही है। मैं आज यहां बैठकर आपके साथ ये कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरी परीक्षा हो रही है कि मैं जिस काम के लिए यहां पर बुलाया गया हूं उस पर खरा उतरता हूं या नहीं उतरता। ये मेरी परीक्षा है। मेरे को कितने अंक मिलेंगे इस बात के लिए कि ये कार्यक्रम सही हुआ या नहीं हुआ, ये जो हमारे दर्शक हैं वो तय करेंगे। तो जब हमारी परीक्षाएं दिन भर होती हैं, लगातार होती हैं, हमको जब और परीक्षाओं से डर नहीं लगता तो इस परीक्षा से डर नहीं लगना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। नर्वसनेस आपको कब होगी, डर कब लगेगा, जब आपको अपने पर विश्वास नहीं होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं। अगर किसी से कहा जाए जो खाना ना बनाना जानता हो कि चलो आज तुम खाना बनाओ, तो आप देखेंगे कि पसीने आने शुरू हो जाएंगे, तो वो भी परीक्षा है। तो ये केवल अपने को आपको तैयार करने की जरूरत है कि अगर हमको परीक्षा में जाना है तो तैयार होकर जाना है। और जब तैयार होकर जाते हैं तो ना तो नर्वसनेस होती है, ना डर होता है। इंतजार केवल इसी बात का होता है कि हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आए, हम जल्दी से सॉल्व करें और हंसते हुए परीक्षा कक्ष से बाहर निकल जाएं। सर, लेकिन पीयर प्रेशर भी आजकल बहुत ज़्यादा है, लोगों को सोशल वैलिडेशन की चिंता है। आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है कि लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा फ्रेंड्स क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, उससे काफ़ी लोग इफेक्ट होते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या होता है बच्चे पे, पीयर प्रेशर का? देखिए, पीयर प्रेशर का मैं लगातार कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पेरेंट्स का, सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप का, मोबाइल फ़ोन का, टीवी का, अड़ोस पड़ोस का बहुत अंतर और बहुत असर जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चे को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जो उसका पाथ है जाने के लिए, वेयर ही वांटेड टू गो, व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय हिम, व्हाट ही वांटेड टू डू, ये सारी चीज़ें अगर उसको पता है तो ऐसा पता होने के बाद उसको जो है बाहर की तरफ जाने का नहीं सोचना चाहिए। जो सोशल मीडिया है वो पढ़ाई से आपको बाहर लेकर जाता है, पीयर प्रेशर जो है आपको बाहर लेकर जाता है। एक बच्चा हो सकता है आपसे आकर खुद आपकी क्लास का कह दे मैं सारी रात कल पढ़ा और सो रहा था वो, ठीक है, तो उसके केवल इतना कहने से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो ये तो बात गलत है। आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा और कंसंट्रेटेड होकर पढ़ूंगा। आपने एक पावर नैप का नाम सुना होगा, 8 घंटे की नींद को आधा घंटे में पूरा कर दिया जाता है, ये योग निद्रा बोली जाती है, इसको पावर नैप बोला जाता है। तो इसी तरीके से पढ़ाई में भी हमारी होती है। पढ़ाई में होती है कि अगर हम कंसंट्रेट होकर पढ़ें, सीधा सा हमारा दिमाग केवल विषय पर लगा हो, पुस्तकों में लगा हो, तो जो 6 घंटे की पढ़ाई है हम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया है, जो यार दोस्तों की बातें हैं, वो कम से कम परीक्षा के समय पर उन पर बहुत जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। जब यहाँ सोशल मीडिया की बात होती है तो मैं आपको कहूँगा, आजकल मेरे पास कई बार फ़ोन आते हैं कि सर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है। मैं पूछता हूँ उन लोगों से, अच्छा कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं? वो कहते हैं सर 10-12 लोग हैं। तो मैं कहता हूँ 34 लाख बच्चे हमारे परीक्षा दे रहे हैं, 10-12 बच्चे सोशल मीडिया पे कुछ कह रहे हैं। तो आप 10-12 बच्चों का जो पक्ष है उसको रखेंगे,
या 34 लाख बच्चों के पक्ष को रखेंगे। 34 लाख बच्चे जो उस बात को नहीं कह रहे, वो उस बात के पक्ष में जो वो चाहते हैं। तो जो विशेष बात है वो ये कि सोशल मीडिया हमको परीक्षा के समय पर डिस्ट्रैक्ट करता है, इसे छोड़ दें। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कहा शायद गुजरात में कि आप सोशल मीडिया पे रहो थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको करिए। सोशल मीडिया पर रहना भी इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाएंगे, नए नए प्लेटफॉर्म आते चले जाएंगे, और ऐसा ना हो कि जब हम बुजुर्ग हों, जब हम जवान हों या आगे की हमारी उम्र बढ़े, तो हम उस टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं, वो जो टेक्नोलॉजी उस समय की है, और हम आपस में ही बात करना भूल जाएं। तो आपको अपने को जो है अपडेट करना है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो अपडेशन पढ़ाई के ऊपर ना है, सोशल मीडिया आपके ऊपर ना है। तो ये चीज का बहुत ध्यान आप रखिएगा और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। सर, जो आपने कहा कि स्टूडेंट्स 12 से 15 सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ट्विटर पे या वगैरह पे, और एक्चुअली में 34 लाख सीबीएसई बोर्ड देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आपको लगता है ये इन्फ्लुएंस कर पाते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स? दिव्या जी, केवल क्या होता है कि सोशल मीडिया जो है उसको हम अपने मोबाइल पर देखते हैं। हम जहां पर भी होते हैं, जितने लोग भी होते हैं, उसको मोबाइल पर देखते हैं। सोशल मीडिया में आपका जब कोई मैसेज आता है तो वो स्क्रीन पर आता है। अब न्यूज़पेपर केवल एक सुबह आता है, ठीक है, तो सुबह आप पढ़ते हैं, उसके बाद उसको रख देते हैं। तो होता क्या है कि इन्फ्लुएंस कहीं नहीं करता, लेकिन आस पड़ोस के लोगों को, कुछ और इंडस्ट्री के लोगों को कुछ बातें, कुछ विचारों को, वो विचार जो कि हित में नहीं है या हित में है, उन पर चर्चा करने का मौका मिल जाता है। तो बच्चों को चाहिए ये कि परीक्षा के समय में वो सोशल मीडिया पे आने वाली किसी न्यूज़ को ध्यान ना दें। कोई भी न्यूज़, आजकल मैं देखता हूँ न्यूज़पेपर में, सुबह ही देख रहा था मेरे व्हाट्सएप उस पर मोबाइल फ़ोन पर था कि सीबीएसई जल्दी 2023 की परीक्षाओं के बारे में कुछ घोषित करेगा। अरे हमारी तरफ से कोई बात नहीं कही गई, मीडिया के किसी व्यक्ति ने ये चीज़ निकाल दी और हमारे बोर्ड में फ़ोन आने शुरू हो गए कि क्या घोषित करेंगे आप विश्वास मानिए, अगर हमारा बोर्ड बच्चों के लिए, हमारा बोर्ड स्कूल्स के लिए, तो जब भी कोई डिसीजन होगा, जब भी कोई सूचना होगी, तो वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि आप किसी भी न्यूज़ पर, किसी भी इंफॉर्मेशन पर, जब तक कि वो सीबीएसई की वेबसाइट पर, रियल वेबसाइट पर ना पड़ी हो, ओरिजिनल वेबसाइट पर ना पड़ी हो, उसको फेक ही मानकर चलिएगा, उसको करेक्ट ना मान के चलिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो जो चिंता आपके मन में होती है, जो परेशानी आपके मन में होती है उस न्यूज से रिलेटेड, जो व्यस्त है समय का, उसको आप खत्म कर पाएंगे और अपनी परीक्षाओं पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। जैसा कि सर ने कहा कि आप जब तक वेरीफाइड न्यूज़ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं मिले आपको फॉर सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, तब तक आप किसी भी फेक न्यूज़ या अनवेरीफाइड न्यूज़ पे भरोसा नहीं कीजिएगा। सर, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम्स के खिलाफ कोर्ट तक चले गए थे, ऐसे में आप लोग का क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे स्टूडेंट्स को, या आप लोग का क्या प्रिपरेशन रहता है इस चीज़ को टैकल करने में? देखिए, सीबीएसई एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के हित में काम करती है, उनके असेसमेंट के लिए काम करती है। कहीं पर भी अगर हमारी कंट्री में कहीं कोई बात होती है, हमारे संज्ञान में होती है, हर बात के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन को लेने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। जब भी वो टाइम होगा हम वो डिसीजन लेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। प्री मैच्योर डिसीजन कभी सही नहीं होते हैं। अगर कोई बच्चा कोर्ट में जाता है तो मैं केवल यही कहूंगा कि वो अपना धन, अपना समय जो है व्यर्थ बर्बाद करता है। उसको ये धन और समय अपनी पढ़ाई के ऊपर खर्च करना चाहिए। जो हमारी माननीय कोर्स हैं वो भी इस बात को कहती हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन जिस कार्य के लिए बनी है वो काम उसके ऊपर छोड़ दिया जाए, उसको करने दिया जाए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तब आप हमारे पास आएं। पिछले दिनों भी एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई और उसमें कहा गया कि नहीं, ये परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं और परीक्षाएं ना कराई जाएं टर्म 1 की। तो माननीय कोर्ट का यही कहना था कि सीबीएसई या दूसरे बोर्ड्स बहुत ही जो है रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये निर्णय
कि क्या करना है, बच्चों का असेसमेंट कैसे करना है और क्या नहीं करना, ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देना चाहिए। कोर्ट को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, उनका कहना था, और उन्होंने इस याचिका को निरस्त किया। तो मेरा मानना यह है कि अगर मैं कहूं कि ऐसा कहीं कुछ होता है तो कोर्ट का भी समय खराब होता है, पैसा भी खराब होता है, समय भी खराब होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि वो समय जो मैं परीक्षाओं की तैयारी में बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए जो समय खर्च करता, जब वो कोर्ट केस आता है तो उसके लिए भी मुझको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो समय जो बच्चों का समय था वो मेरा समय कोर्ट का समय बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी अगर प्रेशर आता है तो मैं कहूंगा कि क्वालिटी कंप्रोमाइज होने की प्रोबेबिलिटी मेरी तरफ से भी हो सकती है, जिसका मैं बचाने का, या हम बोर्ड जो है बचाने का प्रयास करते हैं। तो लेट board may take its own decision on any problem. We are very responsible organization. We are working towards the holistic development of our youth. We are trying to provide the best of the quality education to them, and we are working round the clock. We are implementing the new education policy, which will be the game changer for the country. Just wait for a few years, you will see that what is the impact of the NEP 2020. So everything requires time, and we should utilize the time only for the better things, not for the things which are not going to give any fruit to the country, any fruit to the educational institution or the students. सो एज स्टूडेंट्स आपको ये करना है कि आप अपना कर्म, जो स्टूडेंट का कर्म है वो आप करते रहें, अपना धर्म निभाते रहें एज ए स्टूडेंट, और आपको उसके फल मिलते रहेंगे, राइट? और चिंता मत कीजिए और किसी चीज के एग्जाम के सिवाय। सर, एक पेरेंट का क्वेश्चन आया है, वो कहते हैं मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ हूं जबकि अपने बच्चों को सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहता हूं, तो उसके भविष्य की बेहतरी के लिए कैसे उसकी अंग्रेजी ठीक करूं? चंद्र प्रताप सिंह बालाघाट से पूछ रहे हैं हमसे। चंद्र प्रताप जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे लगभग 26,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं। एक बार आप अपने मन की बात अपने बच्चों के प्रिंसिपल के समक्ष और उसके अध्यापकों के समक्ष रखिएगा। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि कोविड के ड्यूरेशन में जहाँ कक्षाएं जनरल तौर पर 8 घंटे की होती थी, हमारे टीचर्स ने 16-16, 18-18, 20-20 घंटे काम किया, बच्चों के लिए काम किया। मैंने खुद लोगों के घर में, जो टीचर्स हैं उनके घर में रहकर देखा कि उनकी डाइनिंग टेबल जो है वो पूरा स्कूल और पूरा क्लासरूम बनी हुई थी। वो लगातार बच्चों के लिए काम करते थे। खाना भी जो है वो एक हाथ से ऐसी रोल किया चपाती को और खाते थे, और बच्चों के लिए काम करते हैं। तो जहाँ तक इंग्लिश सीखने की बात है, पहली बात तो ये कि जब बच्चे स्कूल में जाएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, अपने पेयर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करेंगे, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो इंग्लिश है वो उसको सीखेंगे भी, और जो हेजिटेशन उसको बोलने का है वो भी उनका दूर होगा। लेकिन ये तभी होगा जबकि आप अपने मन की बात जो है स्कूल्स के समक्ष रखें और कहें उनसे, टीचर से जाकर, पेरेंट टीचर मीट में जाकर कहें कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को अच्छी इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, उसको मैथ्स अच्छे तरीके से सरल करना आना चाहिए, उसको हिंदी भी उतनी अच्छे से बोलनी आनी चाहिए। जो भी आपकी इच्छा है आप उनके समक्ष रखिए। मुझे पूरा विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे टीचर्स आपके बच्चे को और उन सभी बच्चों को जो उनके स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिस लेवल पर वो लेकर आना चाहते हैं, जिसके लिए वो प्लान करते हैं, लगातार प्लान करते हैं, वो उस तक लाने के लिए अपना, मैं कहूँगा कोई भी ऐसा स्टोन नहीं होगा जिसको वो छोड़ देंगे टर्न करने से। वो पूरा प्रयास करेंगे कि आपके बच्चे को उस स्तर पर लाएं जहां आप चाहते हैं, बल्कि उससे बेहतर स्थान पर लेकर आएंगे। सर, माने या ना माने, कोविड के कारण एक मनोस्थिति होती है जो बच्चों के दिमाग पर कहीं ना कहीं असर हो गया है इस चीज़ का, तो पढ़ाई में कमी आई है मनोस्थिति, ऐसी मनोस्थिति के कारण। तो उससे निकलने के लिए इन बच्चों को क्या करना चाहिए? आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस कक्ष में 4 लोग हैं। हम 4 लोग भी जो हैं कोविड की वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे पर था वो हमारे ऊपर है। मुझको लगता है शायद कोविड से पहले अगर हम हंस सकते थे, मैं अपनी बात करूं तो अब हंसी कम हो गई, ठीक है, या मेरी चिंताएं बढ़ गई, या मेरी नेचर में चेंज आ गया। ये बड़े लोगों के साथ भी हुआ है और छोटे लोगों के साथ भी हुआ है।
हर जो जिस उम्र का व्यक्ति है, मेरा मानना है उसके हिसाब से उसका समाधान वहां मौजूद है। देखिए, बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई है कि बच्चों का पीयर ग्रुप के साथ कोई संपर्क नहीं रहा, वो मिट्टी में खेले नहीं, वो बाहर गए नहीं, उन्होंने भागदौड़ नहीं की, उन्होंने सूरज की तपती गर्मी और ठंड को नहीं देखा, उन्होंने चिड़ियों की चहचहाट को नहीं सुना, उन्होंने फुटबॉल नहीं खेली, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, वो पढ़े नहीं, बच्चों के साथ आपस में लड़ाई नहीं हुई, बहस नहीं हुई, ये सारे काम उन लोगों ने मिस किए। उन्होंने केवल क्या किया, उन्होंने एक लैपटॉप पर या मोबाइल पर बैठकर केवल उस पर अपने थम्स को चलाना शुरू किया। वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों थम्स को चलाकर उस पर टाइप कर लेते हैं, ऊपर से नीचे कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो सारे काम कर पाते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। और जब ऐसा हुआ तो मनोस्थिति किसी हद तक मैं कहूंगा कुछ संकुचित होकर रह गई, कहीं एक जगह पर रह गई। अब इससे अगर आपको बाहर निकलना है तो मेरा बड़ा सीधा सा बच्चों को कहने के लिए होगा कि जो भी पढ़ाई का नुकसान आपका किसी वजह से हुआ है वो धीरे धीरे कर कर आप अपने आप पूरे कर सकते हैं। जब हायर एजुकेशन में जाएंगे वहां पूरा होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक पिता होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते, एक रेस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप अपने जो मानसिक स्थिति है उसका ध्यान रखें, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए जरूर बहुत अच्छे जो हमारे कुछ योग के जो कुछ प्राणायाम हैं, अनुलोम विलोम हो, वो कपाल भारती हो, या आपको ध्यान लगाने की बात हो, अपने पेरेंट्स के साथ कहिए। कोई भी बच्चा जो थोड़ा सा भी समझदार है वो कर सकता है। मुझको कई बार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं कि बच्चे जो हैं योगा कर रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे योगा कर रहे हैं, तो आप लोग भी वो योगा कर सकते हैं। आप लोग प्रयास करें कि अपने दोस्तों के साथ जो है, जब परीक्षाओं के ड्यूरेशन में नहीं, अदरवाइज आप उनके साथ डिस्कशन करें, आप बाहर मैदान पे जाएं और खेलें, आप धूप का आनंद लें, अपने माता पिता के साथ बात करें। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 1 महीना भी बहुत है। अगर आपने ये सारी चीजें की तो आप पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज से कुछ घंटों के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, और वो चीज क्या है, वो है मोबाइल फोन। इससे थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप सोशल मीडिया से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा है कि आप एक समय निश्चित कर लें। देखिए, मैंने एक न्यूज़पेपर में एक बच्चे का सुना, उसका पढ़ा कि जिसने कि 10 CGPA क्लास 10th में वो लेकर आया, कुछ साल पुरानी बात है। बच्ची ने कहा कि वो जो है जब पढ़ने का काम करती थी तो केवल पढ़ने का काम करती थी स्कूल में। स्कूल से जब वो घर आती थी तो साइकिल से आती थी, तो वो कहती है मैं रास्ते भर का नज़ारा देखते हुए और खुश होते हुए आती थी। जब घर आती थी तो खाना खाती थी तो उस समय अपनी मम्मी से भी बात करती थी, जिससे बात करनी थी होती थी उससे बात करती थी। उसके बाद फिर वो ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग के लिए जाती थी, और जब पहुंच जाती थी तो केवल ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग के बारे में ही सोचती थी। उसने पूरे दिन भर की दिनचर्या को निर्धारित किया था कि मुझको केवल इस समय पर मोबाइल को यूज करना है, मेरे को केवल इस समय पर सोशल मीडिया पे जाना है, मुझे केवल इस समय पर अपने दोस्तों के साथ बात करनी है, मुझे इस समय पर अपने माता पिता भाई बहनों के साथ बात करनी है। तो जो ये समय का वितरण सही रूप से है, ये सही रूप से वितरण आपको आपकी प्रगति को दिशा देता है। तो ऐसे में अगर आप करेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति जो है में बदलाव आएगा, आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे, आप सही पढ़ पाएंगे, किसी भी चीज को जल्दी समझ पाएंगे, ये सब काम होंगे। तो ये तरीके कुछ हैं। आप अपने खान पान का ध्यान रखें, आप लिक्विड डाइट्स को ज़्यादा लें, जो मैं डॉक्टर से बात करता हूं उनका हमेशा कहना होता है। आप जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना शुरू करें, आप छाछ लें, आज की तारीख में गर्मियां हैं, बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो पूरा जो बॉडी का या जो मानसिक संतुलन हमारा कोविड की वजह से थोड़ा बहुत बिगड़ा था, वो फिर पुराने रूप में आ जाएगा और सही पटरी पर आ जाएगा और हमारी रेल पुनः गति पकड़ लेगी। सर, ज़्यादा करके पेरेंट्स ये सोचते हैं, या स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अर्निंग के लिए या नौकरी के लिए ही तुम पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्स दे रहे हो। तो ये जो मेंटालिटी है पेरेंट्स की, इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे। दिव्या जी, देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो मार्क्स का, वो केवल हमारे प्रोफेशनल कोर्स में जाने की लड़ाई का ही है, ठीक है। अब
सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि मान लीजिए मैं ये कहूँ कि मुझको बीए करना है, तो मुझको बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, बाकी सबको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है, और दूसरे शहरों के बच्चों को भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना है। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। हमारे सभी अध्यापक और सभी प्राचार्य जो हैं, आचार्य जो हैं, वो पूर्ण रूप से मेहनत करते हैं। हर जगह का बीए लगभग एक सा है। ये आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को लेते हैं। इंस्टीट्यूशन का नाम जरूर होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो विशेष बात यह है कि जब आप बीए करने की बात करते हैं तो आपको लगता है कि मैंने अगर ये इतने मार्क्स नहीं आए तो मैं बीए नहीं कर पाऊंगा, इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा, डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा कहना यह है कि आप डॉक्टर की बात हो, इंजीनियर की बात हो, वो किसी भी प्रोफेशन में जाने की बात हो या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात हो, ये मान के चलिएगा कि सारे प्रोफेशनल कोर्सेज एट पार हैं। ठीक है, अगर संजीव कपूर खाना खजाना वाले वो इस स्थिति में है कि जहां सब लोग उनको जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन को भी सब लोग जानते हैं, वो किसी अमिताभ बच्चन से कम नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर खेल की बात करें तो वहां पर भी जो है वो पढ़ाई का कोई बहुत ज्यादा मतलब यूज तो जरूर है मैं कहूंगा, लेकिन वो नहीं कि अगर आप किसी हुनर में हुनरमंद हो जाते हैं तो वो किसी पढ़ाई से कम है। आप आज की तारीख में भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास वो हैं जहां पर कि नए नए पाठ्यक्रमों को शुरू किया गया है, नए नए प्लेटफॉर्म्स जारी किए गए हैं हमारे, जहां पर कि हम शिक्षा ले सकते हैं। नए नए इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। पिछले कुछ सालों में खोले गए नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस का नंबर इतना बड़ा है कि जो कि किसी और कंट्री की अगर हम बात करें तो उसके टोटल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा है। तो सरकार की तरफ से प्रयास लगातार हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं जरूर प्रयास कीजिए, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन खराब हो गया या आप कुछ नहीं रहे। आप जिस प्रोफेशन को भी ज्वाइन करते हैं उसको आप एंजॉय करना शुरू कीजिए और आप उसके उच्चतम स्थान पर पहुंचने का प्रयास कीजिए। देखिए कि आप भी उसी श्रेणी में खड़े होंगे जहां आपका कोई एक अच्छा डॉक्टर खड़ा होगा, जहां कहीं एक अच्छा इंजीनियर खड़ा होगा, कहीं एक मीडिया कर्मी खड़ा होगा। जो है ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप केवल जो है अपना प्रयास कीजिए और फल की चिंता किए बिना आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का प्रयास करें। गंतव्य स्थान एक्स की जगह वाई हो सकता है, लेकिन दोनों समान है। मेरा मानना यह है, बिल्कुल आप हर क्षेत्र में जाकर बहुत अच्छा काम जो है कर सकते हैं। मैंने लोगों को देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी जॉब में थे लोग बाग, उन्होंने छोड़ दिया जॉब करना, कॉलम लिखना शुरू कर दिया। चेतन भगत, उन्होंने बुक लिखनी शुरू कर दी मैनेजमेंट के आदमी होकर। मैंने उनका एक पढ़ा कि वो हवाई जहाजों से यात्रा करते रहते थे, अधिकतर समय पर एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमते रहते थे, और एक दिन उनके मन में आया नहीं मुझे तो किताबें ही लिखनी है। तो आप सोचिए कि वो किस क्षेत्र में आ गए कि उन्होंने जो बुक्स लिखी वो बुक्स हम जैसे लोगों ने भी पढ़नी शुरू की, आप जैसे लोगों ने भी पढ़नी शुरू की। उन्होंने कॉलम लिखे वो भी हमने पढ़ने शुरू किए, बहुत सारे लोगों ने पढ़ने शुरू किए। उनकी बुक्स पर पिक्चर्स बननी शुरू हुई। तो आप ये देखिए कि आप क्या नया नहीं कर सकते। हर जगह पर जरूरत इस बात की है कि आप अपनी क्रिएटिविटी लाएं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है एक स्किल अपने अंदर डेवलप करें और उस स्किल को डेवलप करने के बाद उसके सर्वोत्तम स्थान पर, उच्चतम स्थान पर पहुंचे। आपको सफलता मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा। ये विश्वास हमेशा आपको अपने साथ रखना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसी चीजें परीक्षा पे चर्चा और अन्य काफी प्लेटफॉर्म्स पे कहते रहते हैं, वैसे उन्होंने बच्चों के लिए एक बुक भी निकाली है, एग्जाम वॉरियर्स। देखिए, मैं फिर यहाँ कहना चाहूंगा दिव्या जी, मैं इसको बहुत ही मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ये सोचता हूँ कि एक देश का प्रधानमंत्री बच्चों के बारे में ऐसी बातें सोच रहा है। प्रधानमंत्री होने के बाद वो एक बुक लिखते हैं। ये बुक जब लिखी गई तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होने के बावजूद मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया। मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसलिए पढ़ा कि मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा आए तो मुझे उसकी समस्या का समाधान इस पुस्तक में मिल जाए। मैं ये कहता हूं, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक व्यक्ति को मानता हूं जो मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो किसी घर के बड़े हैं। वो उन्होंने अपना जीवन काल एक ऐसे परिवार में पूरा किया, कठिनाइयों में पूरा किया, जहां तक वो यहां तक पहुंचे। एक बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है।
ये अनुभव किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। जरूरत इस बात की है इस अनुभव को बाहर निकाला जाए। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री होने के बावजूद, व्यस्त होने के बावजूद अपने समय को काटा। वो 3 घंटे जो सोते थे शायद उसमें से भी उन्होंने समय को कम किया होगा और तब बच्चों के बारे में सोचा और ये पुस्तक लिखी होगी। तो ये प्रयास केवल इसीलिए है प्रधानमंत्री का कि हमारी जो जनरेशन है वो अच्छा परफॉर्म करे। आज भी बहुत अच्छा परफॉर्म करिए, लेकिन कल जो दुनिया के दूसरे देश हैं वहाँ हमारे लोग हों जो कि ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, सोसाइटी के लिए काम करें, लोगों के हितों के लिए काम करें और अच्छे से अच्छा काम करें, प्रगति करें, तरक्की करें। और एक हमारे देश को जो सोने की चिड़िया था, जिसका नाम बड़े गर्व से लिया जाता था, जो मैप में बहुत बड़ा था, फिर हम वहीं उसी स्थान पर पहुंच सकें। तो ये प्रयास जो है हम सब लोगों का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही सुंदर छटा और रंग बिखेरने वाला है। और हम सब लोगों का अगर थोड़ा सा ध्यान, दिव्या जी, मेरा कहना यह है कि वो माता पिता हों, वो टीचर्स हों, वो सोसाइटी के लोग हों, वो यार दोस्त हों, अड़ोसी हों, पड़ोसी हों, जब वो परीक्षाओं की बात आती है तो बच्चों को जो परीक्षाओं के लिए जा रहे हैं उनको अगर मदद करेंगे तो बहुत ही तेजी से परिवर्तन हमारे बीच में होगा। बच्चों की जो पढ़ने की क्षमता है वो बढ़ेगी, बच्चों को डर लगना कम होगा, जो है वो बच्चे नया काम कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे और देश का नाम रोशन कर पाएंगे। सर, जब असेसमेंट ऑफ मार्क्स होती है कुछ बच्चे उससे खुश नहीं होते हैं। उसी से रिलेटेड हिमानी गुजरात 11th स्टैंडर्ड से पूछ रही हैं कि हमेशा बच्चों को लगता है कि मार्क्स जो आए हैं गलत हैं और वो मार्क्स सही भी होते हैं ऐसा लग रहा है उनको, लेकिन वांटेड सब्जेक्ट उन्हें नहीं मिल पाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे में समाधान क्या है? देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली चीज तो ये कि वो अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है। जब अंकों से या मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो 2 चीजें, उन्होंने वो अपने दिल पर हाथ रखें और देखें कि जो उन्होंने परफॉर्म किया था वो मार्क्स उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं या नहीं है। अगर वो मार्क्स परफॉर्मेंस के हिसाब से हैं तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। सीबीएसई ने बच्चों को अन्य मौके दिए हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। हम कक्षा 10 में 2 विषय और कक्षा 12 में 1 विषय कंपार्ट एग्जाम में ही पिछले सालों से हम लोगों ने किया। इस बार क्लास 10th में हम लोग 2 विषय लेंगे, जबकि बच्चे अपना जो इम्प्रूवमेंट है सब्जेक्ट का वो कर सकते हैं। तो एक प्रयास हमारा यहाँ पर हमने दे दिया। फिर अगले साल आपके पास फिर समय मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही एग्जाम में तो घबराने की बात नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर दी मेन एग्जामिनेशन हम कंपार्ट एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें 12th में 1, 10th में 2 विषयों में आप बैठ सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और मार्क्स उसके हिसाब से नहीं थे तो बोर्ड के पास एक वो सिस्टम मौजूद है जो कि मैं कहूंगा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें सारी चीज आपके हाथ में है। पहली चीज तो ये कि हम लोग कहते हैं कि परीक्षाएं होने के बाद बच्चे अगर चाहें तो अपनी कॉपी को स्क्रूटनाइज करा सकते हैं। स्क्रूटनाइज कराने का मतलब है, वेरिफिकेशन कराने का मतलब है कि उन्होंने जितने क्वेश्चंस किए थे वो सारे वैलिड हुए या नहीं हुए, उन सबको जो मार्क्स दिए गए वो टोटल सही हुआ या नहीं हुआ, वो मेन कवर पर सही रूप से ट्रांसफर हुए नहीं आए। मेन कवर पर हमारी 2-3 रो होती हैं, उसमें जो मार्क्स का टोटल होता है वो सही हुआ या नहीं हुआ, फिर जो ग्रैंड टोटल था वो सही हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद ये मार्क्स कंप्यूटर में सही गए या नहीं गए। तो ये इतने सारे चेक होते हैं। उसने जो बी कॉपी ली थी वो उसकी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ये स्क्रूटनी के समय पर देखते हैं। अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसका सुधार करते हैं। लाखों लोग हमारे बच्चों की कॉपीज को इवैल्यूएट करते हैं, एक मार्किंग स्कीम बनती है उसके आधार पे करते हैं। तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 1 लाख लोग कर रहे हैं और उसमें से 10 लोग 15 लोग कहीं कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती के सुधार का अवसर होना चाहिए, वो हमारे पास मौजूद है। तो आप स्क्रूटनी कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं आप जिस कॉपी को चाहें उसकी कॉपी की फोटोकॉपी आप हमसे मांग लीजिए, तो आपकी फोटोकॉपी आपके पास है। उसके बाद हम आपसे कहते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस के उत्तर दिए हैं वो उत्तर हमारी जो मार्किंग स्कीम जो हम परीक्षाओं के बाद अपनी वेबसाइट पर डाल देते हैं उससे मैच कर लीजिए। अगर आपको अब लगता है कि कहीं आपको अंक नहीं मिले हैं किसी जगह पर और आपको अंक मिलने चाहिए तो आप हमको अप्लाई करिए।
जब आप अप्लाई करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स उसको देखेंगे, अगर वो कहीं मिलने चाहिए अंक तो वो अंक आपको मिलेंगे और आपके अंकों में सुधार हो जाएगा। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम आपकी कॉपी आप ही के हाथ में देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप बता दीजिए कहां पर कमी है, और जो कमी अगर है तो उसको अगर वो सही पाई जाती है तो उसमें अंकों का सुधार कर देते हैं हम। तो ये दोनों बातों का ध्यान में रखने के बाद आप जो हैं देखें कि आपको क्या निर्णय लेना है और सही निर्णय आप जरूर लीजिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्क्स हैं तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाइए। अगर आपको लगता है परफॉर्मेंस के हिसाब से कम आए हैं मार्क्स आपके, तो जो सीबीएसई फैसिलिटीज देता है उन फैसिलिटीज का सदुपयोग करना चाहिए। सर, एक क्वेश्चन आया है भानु फ्रॉम ग्वालियर। हाउ टू मेक द चाइल्ड अंडरस्टैंड दैट प्रायर प्रिपरेशन इज मस्ट एंड द एग्जाम्स आर फॉर रिविजन। बट आई थिंक ये पेरेंट का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि उनको कैसे समझाएं कि भाई एग्जाम के टाइम तो सिर्फ रिवीजन करना है, पहले से प्रिपरेशन जरूरी होती है। बिल्कुल, अभी जो बात हमारी चल रही थी 11th आवर की रात को पढ़ने की, वो यही बात थी कि देखिए स्कूल रोज खुलता है और बच्चे जो है 5 दिन 4 दिन हफ्ते में स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल जाते हैं तो उनका काम होता है कि वो स्कूल जाते हैं, क्लास में उनको एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, कुछ होमवर्क दिया जाता है, वो घर वापस आते हैं, होमवर्क को करते हैं और फिर अगले दिन जो चैप्टर पढ़ाना होता है टीचर उसके बारे में भी बताते हैं, वो उसको पढ़कर फिर जाते हैं। तो ये जो पूरे दिन भर का समय है, मेरा मानना ये है ये 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक तो ये कि जो हमको पढ़ाया उसको रिवाइज कर लें सेम डे, ठीक है। एक ये जो हमारी समस्याएं थी उसमें उनको रिजॉल्व कर लें हम। तीसरी चीज ये कि जो कल पढ़ना है उसको एक बार पढ़ कर जाएं। अगर ये 3 काम हमारे किए जाते हैं तो जिस दिन आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी उस दिन आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद का जो समय आपके पास रहेगा केवल वो रिवीजन का रहेगा। 2-4 दिन और आप बीच में छुट्टी ले सकते हैं, उसके बाद अपने को एनर्जाइज कीजिए और फिर आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। तो बच्चे को यही बताना चाहिए कि परीक्षाओं की तैयारी परीक्षाओं से पहले नहीं होती। परीक्षाओं की तैयारी जो पहली क्लास आपकी शुरू होती है, जो पहला पीरियड आपका शुरू होता है नए साल का, उससे शुरू हो जाती है। तो अगर उससे शुरू होती है तो 220 दिन का जो हमारा सेशन है उसके 219वें 220वें दिन में आपकी परीक्षा की तैयारी खत्म हो जानी चाहिए और फिर आप केवल रिवीजन करें और परीक्षाओं में बैठें। यही केवल एकमात्र जो है साधन है और जो समस्या है उसका जो है सॉल्यूशन भी है हमारा। सर, ये तो आपने सही कहा, बट आइडियली यही सिचुएशन होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में और किसी कारण किसी बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, तो ऐसे में वो क्या करे? देखिए, मैं बिल्कुल कहूँगा कि अगर वो सीबीएसई का छात्र है तो वो सैंपल क्वेश्चन पेपर को देखे, ठीक है, वो देखे कि चैप्टर का सार क्या है, क्योंकि प्रश्न बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत कम, कुछ बहुत छोटे से टॉपिक से भी आ सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो इस तरीके का नहीं है, या जो पेपर बनाने का पैटर्न है कि वो ख़त्म हो जाए। इसलिए जो है जो इशू है वो ये कि हम जो हैं सिलेबस को देखें और उसको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा करें, थोड़ा सा एडिशनल समय देकर हम उसको अपने को पूरा कर लें। इस समय पर केवल एक यही इमरजेंसी रेमेडी हमारे पास हो सकती है कि ज़्यादा समय लगाकर हम उसको अपने उस सिलेबस को जो रह गया है उसको पूर्ण कर लें और परीक्षा की तैयारी करें। सर, एक और पेरेंट का क्वेश्चन है, बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए क्या बहुत ज़रूरी है? कृपया साझा करें कि बच्चों के लिए अत्यंत लाभदायक है, क्या चीज़ अत्यंत लाभदायक है? जीतू सिंह फ्रॉम ग्वालियर। जीतू जी, देखिए, बच्चे के लिए पढ़ना जो है जरूर मैं कहूँगा एक पेरेंट की तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है, बच्चे का खेलना भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, बच्चे का सोशल होना भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सारी चीज़ों की शिक्षा जो है हमको उसको देनी है, और इनको ये शिक्षा देने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं। वैल्यूज़ हम अपने घर से देते हैं, उसमें माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन जो हैं वैल्यूज़ देने का काम करते हैं, स्कूल भी हमारे प्रयास करते हैं, सोसाइटी के लोग भी कोशिश करते हैं बच्चे को कहीं सपोर्ट करने की, टीचर्स भी कहीं सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो जब खेलने जाता है तो खेलने के लिए उसका जो सारा का सारा फिजिकल जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, हेल्थ के लिए हम बेटर काम करते हैं। तो हर जगह पर हर तरीके की अपनी अलग क्लासेस सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग एस्पेक्ट हैं और इन सारे एस्पेक्ट्स को लेकर हमको यूज़ करना चाहिए। स्कूल का महत्वपूर्ण योगदान होता है, पढ़ाई का क्योंकि महत्वपूर्ण योगदान मनुष्य के जीवन में होता है, इसलिए थोड़ा समय वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर भी
खेल का पीरियड होता है, वहां पर भी चर्चा करने के लिए समय मिलता है हमको। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बच्चे के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी हैं। एक पेरेंट्स के हिसाब से उनको समझना चाहिए और बच्चे को उसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए और अपने आप भी स्वयं प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे कि सर ने कहा कि लोग मिस कर रहे हैं प्लेग्राउंड, मिट्टी में खेला नहीं है, तो आई थिंक हमें यही ध्यान में रखना चाहिए कि एग्जाम के वक्त भी आपकी जो फेवरेट एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपका फेवरेट पीरियड पीटी पीरियड होता होगा, गेम्स पीरियड होता होगा, वो आप कंटिन्यू रखिए। सर, कंक्लूड करने से पहले मैं आपको लास्ट ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि कभी कभी लोगों को लगता है यार इस साल इवैल्यूएशन ना बहुत टफ था। नहीं, इस साल ना इवैल्यूएशन ईजी था, इस बैच के मार्क्स ऐसे आए हैं, उस बैच के मार्क्स, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये केवल भ्रांतियां हैं जो एक से दूसरा व्यक्ति फैलाता है या हमारे इस समाज में फैलती हैं। एजुकेशन सिस्टम में जो इवैल्यूएशन होता है वो हमारी मार्किंग स्कीम के हिसाब से होता है। जो मार्किंग स्कीम होती है वो बहुत स्टैंडर्डाइज होती है हमारी, ठीक है, वो दिशा निर्देशित करती है कि किस तरीके से करना है। मैं ये कहूँगा कि अगर मैं स्वयं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, लेकिन अगर मुझे ह्यूमैनिटीज़ के किसी सब्जेक्ट की कॉपी चेक करने के लिए दे दी जाए और मैं 2 घंटे मार्किंग स्कीम को पढ़ लूँ, तो मैं ह्यूमैनिटीज़ की कॉपी को भी चेक कर पाऊँगा। तो इतनी अच्छी हमारी मार्किंग स्कीम बनी होती है। तो जो भी इवैल्यूएशन होता है वो मार्किंग स्कीम के ऊपर होता है, वो इजी या टफ बिल्कुल नहीं होता। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं बच्चे को, उसकी वो परफॉर्मेंस के हिसाब से दिए जाते हैं। किसी सवाल के अगर 4 स्टेप हैं और बच्चे ने 3 स्टेप में पूरा किया और हमारी मार्किंग स्कीम में हर स्टेप पर 1 नंबर है और वो क्वेश्चन 4 नंबर का है और बच्चे ने क्योंकि यहाँ पर 3 स्टेप किए तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि ठीक है इजी कर देते हैं या इसको हार्ड कर देते हैं असेसमेंट को या उसके इवैल्यूएशन को। तो बिल्कुल गलत है। वो इवैल्यूएशन हमारी मार्किंग स्कीम और बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा हमारा आज का सेशन एंड आई एम श्योर कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस को अब ये लोग एक दोस्त की तरह देखेंगे हमारा आज का सेशन देखने के बाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दिस इज दिव्या सिंह शर्मा फ्रॉम न्यू इंडिया जंक्शन एट द NCPCR ऑफिस फॉर परीक्षा पर्व 4.0 साइनिंग ऑफ।